हेलो एवरीवन, CWH साइंस हजारीबाग में आपका स्वागत है। जैसा कि क्लास 12th विद्यार्थियों के लिए एग्जामिनेशन पर्पज से बनाया जा रहा है यह वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप सभी बच्चों तक पहुंच रहा है ग्रेजुअली। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, ये हमारा विश्वास है। इससे पहले हमने कई चैप्टर्स का वीडियो बना लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, यानी चैप्टर नंबर 5। आपके NCERT किताब के अनुसार ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इनसाइड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है ना। बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स या तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कितना होगा या कैसा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले आप समझ लीजिए, यदि ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका कैसा पोल है, साउथ पोल है। आप यूं समझ लीजिए, आउटसाइड ऑफ द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के बाहर इसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। आउटसाइड है ना, मैग्नेट के बाहर। यदि हम यहाँ से भी बाहर लें तो इस तरीके से होता है इसका डायरेक्शन। लेकिन इनसाइड यदि बात करें तो ये इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग को पता है कि बार मैग्नेट द्वारा निकले हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो लूप का निर्माण करती है। तो लूप तब बनेगा जब ये कंप्लीटली पैक हो जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ से निकला ये और इस तरीके से ये यहाँ से फिर से गया, ये कंप्लीटली पैक हो गया, एक लूप का निर्माण किया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इनसाइड अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के अंदर, अंदर मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर इसका डायरेक्शन होगा। आप ये चार ऑप्शन में से ढूंढ लीजिए। डू नॉट एग्जिस्ट, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार मैग्नेट, नहीं, इसे कोई लेना देना नहीं है एरिया से। आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ, अंदर की बात हो रही है, मतलब साउथ से नॉर्थ होगा या नॉर्थ से साउथ दिया है, यानी थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है, आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला था, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आती है आपके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में। आउटसाइड ऑफ द बार मैग्नेट भी आपसे पूछा जा सकता था, अभी पूछा गया है इनसाइड ऑफ द बार मैग्नेट। आउटसाइड के बारे में पूछा जाएगा तो नॉर्थ से साउथ होगा, लेकिन इनसाइड पूछा जाएगा तो साउथ से नॉर्थ होगा, क्योंकि ये लूप का निर्माण करती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम। देखिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये किधर से किधर होगा? सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन फिक्स होता है, और डायरेक्शन की ही वजह से वो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यदि है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यदि वेक्टर हम माने, तो उसका डायरेक्शन ऑलरेडी फिक्स होता है। आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए, उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम। यदि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये किधर से किधर डायरेक्टेड रहेगा? तो याद रखिएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर डायरेक्टेड होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये फिक्स है ना, ये चेंज नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, ये लिखता क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। हमने इससे प्रीवियस क्लास में भी हमने बताया है आपको कि किसी भी बार मैग्नेट को या तो फिर डायपोल को, बार मैग्नेट भी डायपोल जैसा एक्ट करता है, यदि किसी भी डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स का मान उस पर 0 होगा और टॉर्क का मान कुछ ना कुछ आएगा, मतलब टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि यदि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो वैसे कंडीशन में टॉर्क के साथ साथ फोर्स दोनों एक्सपीरियंस करेगा। यही कंसेप्ट से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, कहता है मैग्नेटिक निडल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म की बात करता है, यदि नॉन यूनिफॉर्म की जैसे ही बात करने लगा, फोर्स का भी मान कुछ ना कुछ होगा, मतलब फोर्स का मान 0 नहीं होगा और टॉर्क का भी मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों नॉन 0 होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, अ टॉर्क बट नॉट अ फोर्स, एक टॉर्क होगा लेकिन फोर्स नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों होना चाहिए। नाइदर अ फोर्स नॉर अ टॉर्क, फोर्स भी नहीं होगा, टॉर्क भी नहीं होगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। अ फोर्स एंड अ टॉर्क, एक फोर्स और टॉर्क होगा, हाँ, ये सही हो सकता है। अ फोर्स बट नॉट अ टॉर्क, नहीं, ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एंगल ऑफ डिप एट पोल्स इज। पोल पर एंगल ऑफ डिप कितना होता है? ठीक है, एंगल ऑफ डिप। देखिए, एंगल ऑफ डिप कहते किसको है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, है ना।
एंगल ऑफ डिप किस कहते हो किसको है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि ये अर्थ एलिमेंट्स का ये पार्ट है ना, अर्थ एलिमेंट्स का ये पार्ट है। तो यदि हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाएं, यदि ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, जीएम लिख दे रहे हैं, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, एमएम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा बी नेट, बी नेट, बी नेट, है ना। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाला मान ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल के साथ ये नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं डेल। इसका वैल्यू कितना आता है, ये वैल्यू आता है आपका, यदि हम लोग देखें इसको कैलकुलेट करने पर ये आता है आपका डेल इक्वल टू, या तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू डेल के फॉर्मेट में आता है, और डेल बराबर होता है बी भी बटा बी एच, इस फॉर्मेट में आता है ना। ये है आपका एंगल ऑफ डिप का फॉर्मुलेशन। अब आपसे केवल पूछा जा रहा है एंगल ऑफ डिप कहाँ पर, पोल पर। तो अर्थ के दो पार्ट पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से एक पोल पर पूछा जाता है, एक इक्वेटर पर पूछा जाता है। पोल पर हमेशा एंगल ऑफ डिप का मान 90 डिग्री होता है, और इक्वेटर की यदि बात करता है क्वेश्चन में, तो इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप का मान 0 डिग्री होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन यहीं से है, द एंगल ऑफ डिप एट पोल, पोल पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा, तो हमेशा पोल पर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होगा, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के लिए सबसे अप्रोप्रिएट मटेरियल कौन हो सकता है, तो सबसे बेस्ट मटेरियल परमानेंट मैग्नेट के लिए वो है स्टील, है ना। ये याद करने वाला क्वेश्चन आप ये ऐसे समझ जाइए, ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे बेहतरीन परमानेंट मैग्नेट यदि आपको बनाना है तो आप स्टील इस्तेमाल कीजिए, तो आपका ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा इससे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा था कि कौन सा इनमें से एक मटेरियल है जिसका हम लोग सुटेबल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, डी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव। इनमें से किसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान नेगेटिव होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करता है तो नेगेटिव हमेशा डायामैग्नेटिक मटेरियल में होता है। आप इसमें से ढूंढ लीजिए डायामैग्नेटिक कहाँ है, पारा एंड फेरो नहीं, परमानेंट पारामैग्नेटिक मटेरियल नहीं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं, यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल, हाँ यही सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आ सेंसिटिव मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट कैन बी effectively shielded from the external magnetic field by placing it inside which of the following materials. A sensitive magnetic field instrument can be effectively shielded from external magnetic field. external magnetic field से sensitive magnetic material instrument को शील्ड किया जाता है ना, by placing it inside a following material। किसका इसके अंदर में, मतलब कि जिसके बारे में बोला जा रहा है उसके अंदर में किसका हम लोग रिप्लेसमेंट करके कर सकते हैं, क्या था, प्लास्टिक मटेरियल, वुड, सॉफ्ट आयरन ऑफ हाईली परमियाबिलिटी, मेटल ऑफ हाई कंडक्टिविटी। देखिए ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स में पढ़े थे। हम लोग क्या करते थे, प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स डालते थे जिसका कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाता था, है ना। थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको, सी बराबर हमने बताया था, सी बराबर हमने क्या बताया था कि सी इक्वल टू होता है ए ऑप्शन नॉट बाई क्या डी, है ना। ये डी का मान जैसे जैसे घटाते थे, मतलब कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे तो डी का मान घटेगा तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा, ठीक है। इसके साथ वैसा ही है, हम किसको इसके अंदर में डाल दें कि कहता है कि किसको प्लेस किया जाए इनसाइड, जिसकी वजह से इसका जो है ना इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये सेंसिटिव मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में एक्ट करने लगे या काम करने लगे। तो सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट आयरन इसमें देख लीजिए, सॉफ्ट आयरन या आयरन, सॉफ्ट आयरन या आयरन आप मान लीजिए, तो इसमें देखिए लिखता है प्लास्टिक मटेरियल नहीं, वुड नहीं, मटेरियल ऑफ हाई कंडक्टिविटी नहीं, हाई कंडक्टिविटी वाला भी नहीं होगा, वुड तो होगा ही नहीं, प्लास्टिक भी नहीं होगा, इसका मतलब सॉफ्ट आयरन से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वही इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंस
टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ होल इज मेड एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट। अच्छा, बार मैग्नेट के सेंटर पर यदि हम होल कर दें, है ना, या छिद्र कर दें, तो क्या इफेक्ट होता है ना। व्हाट हैपेंस द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ होल, मैग्नेटिक मोमेंट इफ अ होल इज मेड एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के सेंटर पर यदि होल किया जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या इफेक्ट होता है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, यदि छड़ चुंबक के केंद्र में छेद किया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का क्या होगा, है ना। कहाँ पर छेद किया जा रहा है, मेन सेंटर पर ना, सेंटर पर का कहीं पर भी छेद करेंगे तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब कि नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई इफेक्टिव नहीं होगा, है ना, नॉन इफेक्टिव होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 needles N1, N2 and N3 are made of a ferromagnetic, a paramagnetic and a diamagnetic substance। अच्छा, यहाँ पे ये इंडिकेट कर दिया है कि N1 जो है वो फेरो के लिए है, N2 जो है वो पारा के लिए है, और N3 है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अ मैग्नेट व्हेन अ ब्रॉट क्लोज टू देम, यदि इन सभी को एक दूसरे के नजदीक रखा जाए तब। ऑप्शन देता है अट्रैक्ट N1, है ना, स्ट्रांगली, N1 को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा बट रिपेल वीकली। N1 किसके बारे में, N1 किसको बोलता था, फेरोमैग्नेटिक ना। अच्छा, अट्रैक्ट ऑल दिच ऑफ देम, है ना, ऑल देम मतलब कि डाया पारा ने फेरो, तीनों की बात करता है। N1 N2 की बात करता है, N1 क्या है, फेरो और पारा, और लास्ट वाला क्या है, अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, N2 वीकली एंड रिपेल N3, है ना, अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, N2 वीकली एंड रिपेल N3 वीकली। N1 मतलब कि फेरोमैग्नेटिक, N2 मतलब कि वीकली किसको कर रहा है, पारामैग्नेटिक, और N3 ये भी वीकली है, डायमैग्नेटिक, मतलब ये ऑप्शन सही है, हाँ ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेट ऑफ मोमेंट m if it is rotated through 360 डिग्री इन मैग्नेटिक फील्ड B। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में यदि इसको 360 डिग्री से घुमाया जाएगा तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, है ना। तो 360 डिग्री से घुमा दिया तो पूरा घुमा दिया, इसमें कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा 0, है ना, 0 हो जाएगा, 0 जूल, 0 जूल। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना होगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट का मान हमेशा 0 होता है ना। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पूछने की प्रबल संभावना है इस बार भी, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नो यूनिट। डायमेंशन की भी यदि बात करता तो इसका डायमेंशन भी नहीं होता, क्योंकि जिसका यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच। क्यूरी टेम्परेचर एक टेम्परेचर है जो किसके ऊपर होता है। तो ये हमेशा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पारामैग्नेटिक, ये किसके ऊपर होता है, जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पारामैग्नेटिक मटेरियल बन रहा होता है तब ये क्यूरी टेम्परेचर काम करता है। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, बाकी सारा ऑप्शन देख लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स डायमैग्नेटिक, नहीं ये नहीं होगा। डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, देखिए लास्ट में पारामैग्नेटिक ही होगा, है ना, पारामैग्नेटिक बनना चाहिए आपसे। देखिए इसमें क्या था, पारामैग्नेटिक बन रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन में देखिए डायमैग्नेटिक बोला है, फिर डायमैग्नेटिक बोला है, तो ये ऑप्शन यहीं से खत्म हो गया। लास्ट में बोला है फेरोमैग्नेटिक, तो ये ऑप्शन यहीं से खत्म हो गया। ध्यान रखिएगा फेरो से ये हमेशा बनता है किसमें, पारा में, तभी क्यूरी लॉ अप्लीकेबल है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। अभी हमने पहले बात किया था, जब हमने एंगल ऑफ डिप बात किया था कहां पे, पोल पे 90 डिग्री, तो इक्वेटर पर कितना 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट द प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा तब एंगल ऑफ डिप कितना होगा। देखो भाई, इस क्वेश्चन का अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने बताया था आंसर। डिप, देखिए डिप एंगल 10 डेल बराबर हम लोग ले सकते हैं, अरे क्या लिखा गया,
इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, देखो 10 डेल इजकल टू बी भी बटा बी एच। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है बी भी जो है वो बराबर है बी एच का। अब आप इसको यदि बराबर करके इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 डेल इजकल टू बी भी बटा क्या बी भी, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 डेल इजकल टू क्या 1। अब 1 टेन थीटा में किसका वैल्यू होता है, 10 डेल इजकल टू होता है 10 45 डिग्री का, 10 45 डिग्री, 10 10 हटा दो, डेल का मान आएगा कितना 45 डिग्री, है ना 45 डिग्री। इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 15, हाँ 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें से कौन पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो एल्यूमिनियम पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, है ना, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहाँ गया एल्यूमिनियम। 17 देखिए, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांसफॉर्मर लिखा हुआ ना, हाँ ट्रांसफॉर्मर कोर इज, ट्रांसफॉर्मर कोर बनाने के लिए सुटेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, वो सुटेबल मटेरियल कौन है, तो ट्रांसफार्मर के कोर में हमेशा सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है ना, सॉफ्ट आयरन का, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एट रूम टेम्परेचर निकेल एनआई शोज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज अबव द क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर से भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए इसको, इट विल शो, तो ये क्या शो करना लगेगा, क्या शो करने लगेगा, तो ये शो करने लगेगा पारामैग्नेटिज्म, मतलब पारामैग्नेटिज्म, ये सही है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पारामैग्नेटिज्म। 19 देखिए, 19 थोड़ा क्वेश्चन ऊपर करते हैं, दिख नहीं रहा है, चलो देखो क्वेश्चन 19, अ स्मॉल पीस ऑफ अ सब्सटेंस विच इज नॉट मैग्नेटिक, एक स्मॉल पीस ऑफ सब्सटेंस का सबसे स्मॉल पीस जो मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, विच इज नॉट मैग्नेटिक इज ब्रॉट नियर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, जिसको हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक के नजदीक रखेंगे, तो इफ अ पीस ऑफ मैटर इज रिपेल बाय अ मैग्नेट देन व्हाट इज दिस मैटर, तो ये कौन सा मैटर होगा, देखिए क्या लिखता है, एक पदार्थ के छोटे टुकड़े जो कि चुंबकीय नहीं है शक्तिशाली चुंबक के पास लाया जाता है, यदि पदार्थ का टुकड़ा चुंबक से प्रतिकर्षित होता है तो ये पदार्थ क्या है, अच्छा प्रतिकर्षण मतलब कि दूर भेज देता है ना, रिपेल कर देता है, तो रिपेल वाला कंडीशन में हमेशा होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो ध्यान रखना है डायमैग्नेटिक इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इज, मैग्नेटिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, U बराबर होता है m डॉट बी, लेकिन इससे पहले लगा हुआ रहेगा माइनस, ठीक है, ये इसका एनर्जी का मान होता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है या खत्म हो गया, हाँ 21 क्या कहता है 21, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क इज, टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, अच्छा ये रिश्ता क्या कहलाता है, यहाँ से क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले आप देखिए क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, फिर क्या कह रहा है डायपोल मोमेंट मतलब एम, और क्या कह रहा है टॉर्क मतलब टाउ, तो टाउ और इसके बीच में क्या रिलेशन रहता है, वेक्टर है, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा एम क्रॉस क्या एम क्रॉस, ओ क्यों नहीं लिखा रहा है भाई, चलो यहाँ लिखते हैं, टॉर्क बराबर होता है एम क्रॉस क्या बी, और यहाँ पे वेक्टर साइन लगा दीजिए। अब इसमें से ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, टॉर्क बराबर एम डॉट बी, नहीं टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी, हाँ बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम से नोटिस करते हैं, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर होता है करंट इनटू एरिया, ठीक है, अब इसका डायमेंशन पूछता है, तो करंट का क्या होता है एम्पियर, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर लिखे हैं, फिर से लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका एम्पियर, और ये क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, अब आप इसका डायमेंशन लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका एम्पियर, तो एम एल टी पहले आप लिख लीजिए, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, एम तो है नहीं तो मतलब 0 हो जाएगा, टी नहीं होगा, और एम्पियर है मतलब ए हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि एल स्क्वायर और
ए के ऊपर में 1 होगा। अब इसमें से मिला लीजिए डायमेंशन कौन सा मिल रहा है, देखिए M0 L तो यहाँ 1 है, नहीं होगा, L यहाँ 2 है, A भी है, मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और 22 तक ही है। ठीक है, इस चैप्टर का हमने पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था इस सेट में, हमने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, ये आपको पूरी तरीके से मेमोराइज हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से हम आपको फिर से नोटिस कर दे रहे हैं। एंगल ऑफ डिप से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। डाया, पारा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन एलिमेंट किस में आता है, ऐसा कुछ। क्यूरी लॉ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। एंगल ऑफ डिप की यदि बात करें तो 2 चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप का मान 0 डिग्री होता है और पोल पर एंगल ऑफ डिप का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पुनः डिस्कस करेंगे अगले इससे आगे, यानी तो फिर इससे नेक्स्ट चैप्टर वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।